गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ठीक है, फटाफट ज़रा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर लीजिए सेशन को, और सब लोग को बुलाइए, सब लोग आएँ और जुड़ें और एक हेल्दी क्लास बनाई जाए। ठीक है, कमेंट में गुड मॉर्निंग के अलावा आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, और अगर डाउट्स पूछेंगे तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग से ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग कुछ कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाने का मतलब है कि कोई सामने वाला फीडबैक दे रहा है। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक है वो है एडजेक्टिवल नाउन। और दोस्तों, बहुत सारे लोग जो अभी नए जुड़े हैं, चाहे पहले कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, चाहे थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो उनके लिए ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ही नया होगा। उनके लिए ये कॉन्सेप्ट नया होगा कि एडजेक्टिवल नाउन होता क्या है। ठीक है, कभी नाम नहीं सुना है, तो ये सही कह रहे हैं कि आप लोगों ने नाम नहीं सुना है, लेकिन आप लोगों ने सुना भी है, उसको पढ़ा भी है, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, चाहे आपको किसी ने बताया नहीं कि हाँ इसी को एडजेक्टिवल नाउन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबको मेरी ओर से गुड इवनिंग, जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं, और अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है दोस्तों एडजेक्टिवल नाउन। एडजेक्टिवल नाउन का मतलब क्या है? कभी भी दोस्तों अगर कोई ऐसी हेडिंग आपको मिले, कोई ऐसी हेडिंग मिले जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो सारे चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे अगर एडजेक्टिव आ गया तो यहाँ पे कौन आ गया? नाउन आ गया। ये दोनों आ गया ना। इसका मतलब है कि अगर दो चैप्टर का नाम अगर मर्ज है अगर एक ही हेडिंग में, तो समझ जाना चाहिए कि ये जो है वो नाउन का तो काम करेगी ही, या काम किसका करेगी? एडजेक्टिव का काम करेगी। एडजेक्टिवल नाउन जिसको बोलते हैं हिंदी में विशेषणीय संज्ञा। ठीक है, यह नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करती है, यानी जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करे उसको ही हम कहते हैं एडजेक्टिवल नाउन। इसका यूज़ अलग तरीके से है पूरे ग्रामर में। ठीक है, उन सारे तरीके को हम पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक करके, लेकिन पहले समझते हैं यहाँ पे यह नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है? आई बात समझ में ना? तो उसका कॉन्सेप्ट पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये एडजेक्टिवल नाउन है। ठीक है, तो ज़रा पहले मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगुलर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंगुलर, और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कब ये एडजेक्टिव होगा, कब ये नाउन होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखें। अगर दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाए RICH रीच, यहाँ पे लिख दिया जाए पुअर, यहाँ पे लिखा है ओल्ड, यहाँ पे लिखा है यंग, यहाँ पे लिखा है इल, यहाँ पे लिखा है सिक, यहाँ पे लिखा गया है ऑनेस्ट, यहाँ पे लिखा गया है डम्ब, यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है डीफ। ठीक है, ETC। ठीक है, अब ज़रा मैं आपसे पूछूंगा कि पुअर का प्लूरल क्या होता है? पुअर का प्लूरल क्या होता है? तो बहुत सारे लोग आंसर इसका जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पुअर का प्लूरल क्या होता है? द पुअर होता है। लेकिन इसका आंसर जानने से पहले इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है या फिर नाउन का प्लूरल बनता है, अगर पुअर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनेगा या फिर नाउन का प्लूरल बनेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? आप क्या बताएंगे? तो मेरे हिसाब से, चाहे आप लोग भी जितना पढ़े हैं उतना जानते होंगे कि प्लूरल केवल नाउन का बन सकता है, प्रोनाउन का बन सकता है, लेकिन एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। एडजेक्टिव की डिग्री बनाई जाती है। जैसे पुअर है तो पुअरर हो सकता है, पुअरेस्ट हो सकता है, गुड बेटर बेस्ट हो सकता है, वाइज वाइजर वाइजेस्ट हो सकता है, लेकिन टॉल का प्लूरल नहीं होता है, टॉल्स नहीं होता है। गुड का गुड्स होता है, लेकिन वो दूसरी चीज़ है। ठीक है, वाइज का वाइजेस नहीं होगा, वाइज का वाइजर होता है। यानी जो एडजेक्टिव है उसकी डिग्री होती है, एडजेक्टिव होता है उसकी डिग्री होती है। प्लूरल केवल नाउन का बनता है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इसका प्लूरल क्या होगा, इसका मतलब है कि यह नाउन है तभी इसका प्लूरल बन रहा है, अदरवाइज का कभी प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। रीच का प्लूरल होता है क्या? तो रीच का प्लूरल होता है दोस्तों रीच। पुअर का प्लूरल क्या होता है? पुअर। ओल्ड का प्लूरल होगा ओल्ड। यंग का प्लूरल क्या होगा? यंग। इल का प्लूरल होगा इल। सिक का प्लूरल होगा सिक। ऑनेस्ट का प्लूरल होता है ऑनेस्ट। ठीक है, डम्प का प्लूरल होता है डम्प। डीफ का प्लूरल होता है डीफ। यानी ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। अब ज़रा देख लो कि ये जो सिंगुलर है और इसका ये जो प्लूरल है, क्या इसमें अभी तक कोई डिफरेंस है?
अभी तक ध्यान से देख लीजिए कि सिंगुलर फॉर्म में जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें और ये प्लूरल फॉर्म लिखा है उसमें क्या कोई अंतर है? तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे कि सर सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में क्या लिखा है? सेम लिखा है। अगर सेम टू सेम है तो फिर इसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे हो गया? ठीक है, अब ज़रा आते हैं। अगर दोस्तों इसका प्लूरल पूछेगा तो इन सब के पहले आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? द। ठीक है, अगर पुअर है, ठीक है, तो पुअर का मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। रिच का मतलब क्या होता है? धनी। ठीक है, लेकिन ओल्ड का मतलब बूढ़ा, यंग का मतलब क्या होता है? नया। इल का मतलब बीमार, सिक का मतलब बीमार। इल और सिक में भी दोस्तों अंतर होता है। इल का मतलब होता है जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब हमको फीवर हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ। ठीक है, लेकिन सिक, सिक का मतलब होता है मेंटल फीवर, जब आप मानसिक रोगी हो जाएंगे, आपके दिमाग को फीवर हो जाएगा, तब उसको हम बोलते हैं सिक। ठीक है, अब देखो इन सब का प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? इन सब के पहले आपको द जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ेंगे दोस्तों? इन सब के पहले आपको द जोड़ना पड़ेगा। अगर पूछा जाए कि रिच का प्लूरल क्या होगा तो आप बताओगे द रिच। पुअर का प्लूरल क्या होगा? द पुअर। ओल्ड का प्लूरल द ओल्ड। अब द रिच का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। अगर द पुअर है, ओ सॉरी, इसका मतलब हो जाएगा धनी लोग। अब जरा ध्यान दो, रिच का मतलब होता है धनी, लेकिन द रिच का मतलब क्या हो जाएगा? धनी लोग। अगर पुअर है तो इसका मतलब होता है गरीब, लेकिन द पुअर अगर लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। इसका ये प्लूरल बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा पूरे ग्रामर में दोस्तों, पूरे ग्रामर में इकलौता ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें हमको एस ई एस जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, उसके पहले हमको द लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए, अगर ये हो गया तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और देता हूँ। ठीक है, आप इस पे समझने की कोशिश करो कि इस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आप बोलेंगे कि उसके पहले, सबके पहले हम क्या जोड़ देंगे? द जोड़ देंगे। अगर इसके पहले द को प्लेस कर दिया गया तो इसका प्लूरल बन गया। ठीक है, लेकिन प्लूरल तो बना लिया, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि कभी रिच, पुअर, ओल्ड, यंग, इल, सिक जो भी आता हो, क्या उसमें कभी एस जोड़ना है? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल नहीं। क्या उसमें ई एस जोड़ना है? तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या कभी उसमें आई एस जोड़ा जा सकता है? तो आप बोलेंगे कि कभी नहीं। यानी ये जितने सारे एडजेक्टिवल नाउन्स हैं उन सब में ना तो कभी एस जोड़ना है, ना कभी ई एस जोड़ना है, ना कभी आई ई एस को जोड़ना है, कभी इसमें नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो ये पहला चीज़ याद रखिएगा कि ये सारा काम आपको नहीं करना है, इनमें से कोई भी काम आपको नहीं करना है। ठीक है, अब ज़रा देखो, अब ज़रा तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब कभी भी एडजेक्टिवल नाउन की बात आएगी तो क्या उसमें एस के अंदर वाला एपोस्ट्रोफी लगाओगे? तो आपका आंसर होगा कि सर नहीं लगाएंगे। मैं पूछूंगा क्या इसके बाद वाला एपोस्ट्रोफी कभी यूज़ कर पाओगे? तो आप बोलना कि सर नहीं करना है। और इसके साथ क्या केवल एपोस्ट्रोफी यूज़ कर पाओगे? तो आप बोलेंगे कि सर इसका इस्तेमाल भी हमें क्या करना है? नहीं करना है। यानी 3 क्वेश्चन आ गया आपके सामने और तीनों का तरीका मैंने बता दिया। कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा इन सबसे एडजेक्टिवल नाउन से और पूछा जाएगा क्या एडजेक्टिवल नाउन में कभी एस, ई एस और आई एस जुड़ता है? तो आप बोलोगे नहीं जुड़ता है। फिर पूछा जाएगा क्या एडजेक्टिवल नाउन में कभी एपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है? तो आप बोलेंगे नहीं होता है। फिर 2 क्वेश्चन हो गए। फिर इसका प्लूरल कैसे बनता है? तो आप बताओगे कि इसका प्लूरल बनता है, इसके पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। इसके पहले द लगा देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जाएगा, जो तीसरा टाइप पूछेगा, इन तीनों में से किसी का प्रयोग नहीं होगा। इसके बदले हम ऑफ यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रोफी के बदले किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। और कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बताने के बाद इसका क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो जब कराऊंगा तो तब आप समझिएगा। एक और इसमें एक्सेप्शन है, ज़रा उसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए। अगर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है रिच, RICH, तो इसका प्लूरल तो बन गया द रिच। ठीक है, लेकिन एक शब्द आता है अलग से जिसका नाम होता है RICHES, रिचेस। ठीक है,
एक शब्द ही अलग से आता है जिसका नाम है रिचेस। तो कभी कभी कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये जो रीच है इसका प्लूरल होता है रिचेस, लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना है, आपको ऐसा नहीं समझना है। रीच का प्लूरल होता है द रीच। फिर ये रिचेस कहाँ से आ गया? तो ये रिचेस जो है वो अलग से एक नया शब्द ही है। इस रीच में, इस द रीच में और रिचेस में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, ये शब्द अलग है। और ये जो शब्द होता है इसका मतलब होता है विपत्ति लाने वाली संपत्ति। कौन सी संपत्ति? तो इसका मतलब होता है विपत्ति लाने वाली, ठीक है, संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो विनाश ला सकती है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो रिचेस होता है वो हमेशा किस फॉर्म में आता है? प्लूरल फॉर्म में। तो इस रिचेस के साथ कभी हेल्पिंग वर्ब अगर यूज़ करने की बात आएगी तो आप हमेशा प्लूरल फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, कभी सिंगुलर फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। पहले तो क्वेश्चन का नेचर याद रखने की कोशिश करिए कि अगर एडजेक्टिवल नाउन पढ़ रहे हैं आप तो एडजेक्टिवल नाउन से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, और कौन सा हो गया? तीसरा, ठीक है। अब ज़रा हम चलते हैं कि ये कब नाउन होगा, कब एडजेक्टिव होगा, ये भी जानना है। अगर ये जानना है तो अब ज़रा इस पर काम करना है। आप सारे लोग जितने भी हैं, ठीक है, इस लाइव सेशन को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि आपके फ्रेंड्स भी आएँ, वो भी पढ़ें और अंतर समझने की कोशिश करें कि पढ़ाई कैसे की जाती है, कंपटीशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए आप, सबसे पहले इसका दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिए। मैं ट्रिक बना देता हूँ दोस्तों। अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि पुअर पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एक पुअर पे एग्जांपल ले लेता हूँ, एडजेक्टिव नाउन का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों मान लो कि यहाँ पे कोई NOUN, अगर कोई नाउन आ गया, ठीक है, अगर नाउन है तो नाउन से पहले यदि सपोज करो यहाँ पे क्या आ गया? पुअर। नाउन से पहले क्या आ गया? पुअर। तो यह काम करेगा एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। और ऐसे नहीं बताता हूँ, मैं आपको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर सपोज करो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, और इस एडजेक्टिव के पहले अगर कभी ए आ गया हो, कभी एन का इस्तेमाल किया गया हो, और कभी किसका इस्तेमाल किया गया हो? द का। दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ पाए तो समझिए कि आपका एडजेक्टिवल नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं फिर बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। अगर कोई एडजेक्टिव है, अगर कोई एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के पहले ए एन और द का प्रयोग आप तभी कर पाओगे जब उस एडजेक्टिव के बाद क्या हो? जब उस एडजेक्टिव के बाद नाउन हो। अगर इस एडजेक्टिव के बाद नाउन अगर रहेगा, अगर इस एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा तो आप आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। यानी आप किसी भी ए टू जेड एडजेक्टिव पढ़ो, कोई भी अगर एडजेक्टिव पढ़ते हो, पूरा एडजेक्टिव का चैप्टर मैं बता रहा हूँ, उसके पहले आप ए एंड द का प्रयोग तभी कर पाओगे जब उस एडजेक्टिव के बाद क्या हो? जब कभी एडजेक्टिव के पहले ए आएगा, जब किसी एडजेक्टिव के पहले द आएगा या फिर एन आएगा, तभी आ सकता है जब उसके पहले क्या रहेगा? नाउन रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों एडजेक्टिव है, अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के पहले कभी ए आया हो, कभी एन का इस्तेमाल किया गया हो और कभी द का इस्तेमाल किया गया हो, और यहाँ पे यदि नाउन क्या है? यदि यहाँ पे नाउन नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके पहले न कभी ए आएगा, न कभी एन आएगा और न कभी द आएगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कि एडजेक्टिव के पहले ए एंड द का प्रयोग तभी हो सकता है जब उस एडजेक्टिव के बाद क्या हो? नाउन हो। अगर नाउन रहेगा तो इसके पहले ए एंड द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर इस एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होगा। यानी किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल तभी आ सकता है जब नाउन रहेगा। नो नाउन नो आर्टिकल, ठीक है। अब ज़रा देख लो, नाउन नहीं रहेगा, नाउन नहीं रहेगा। अब ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर ये आ गया तो समझ जाओ कि आपका कहानी, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब ज़रा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए आई, उसके बाद आ गया सा ए पुअर, आई सा ए पुअर मैन, मैंने एक गरीब आदमी को देखा, ठीक है। और अगर दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ही, उसके बाद आ गया इज,
द। अब पुअर होता है ना, तो पुअर दोस्तों एडजेक्टिव की ये पहली अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? पहली अवस्था। और यहाँ पे ही इज़ द, पुअर की जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है पुअरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया? MAN, मैन। ही इज़ द पुअरेस्ट मैन। अब ज़रा इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है। अगर दोस्तों यहाँ पे पुअर है तो पुअर का दूसरा फॉर्म होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे पुअर है तो पुअर का दूसरा फॉर्म होता है यहाँ पे पुअरर, और तीसरा होता है दोस्तों पुअरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है पॉजिटिव डिग्री, ये होता है कंपैरेटिव डिग्री, और ये होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे काम कराते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे पुअर है तो पुअर के बाद क्या आ गया? यहाँ पे नाउन आ गया, नाउन आ गया ना। यहाँ पे पुअरेस्ट है तो इसके बाद भी नाउन आ गया। यानी अगर एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन रहेगा तो उसके पहले ज़रूरत के हिसाब से हमको ए, एन और द का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर नाउन है, अगर दोस्तों यहाँ पे नाउन है तो इस पुअर के पहले क्या आ गया? ए आ गया। इसने काम किसका कर लिया? एडजेक्टिव का काम कर लिया। लेकिन यहाँ पे पुअर का मैंने कर लिया पुअरेस्ट, तो ये नाउन तो हो गया, लेकिन इस नाउन के पहले एडजेक्टिव की कौन सी अवस्था आ गई? तीसरी अवस्था। तो एडजेक्टिव की जब तीसरी अवस्था लेके आओगे तब उसके पहले किसका इस्तेमाल करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? यानी जब ये एडजेक्टिव होगा, इस एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन रहेगा तो आर्टिकल लगाना, नहीं तो कभी मत लगाना, ठीक है। और एडजेक्टिव की जो तीसरी अवस्था होती है गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, पुअर, पुअरेस्ट के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया तब ज़रा कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर ये एग्जाम्पल हो गया तो अगला एग्जाम्पल। अब ज़रा ध्यान दो, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया आई, उसके बाद आ गया सा ए पुअर, आई सा ए पुअर। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दे दिया आई, उसके बाद आ गया ना, सॉरी, यहाँ पे आ गया ही इज़ द, पुअर का यहाँ पे कर लिया पुअरेस्ट, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पे पुअर है और यहाँ पे पुअरेस्ट है तो यह एडजेक्टिव तो है, यह एडजेक्टिव है, लेकिन क्या यहाँ पे नाउन है? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे नाउन नहीं है। जैसे यहाँ पे नाउन था पिछले एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं है ना। अगर नाउन नहीं है तो क्या इसके पहले ए आएगा? क्या इसके पहले कभी द आएगा? ठीक है, तो आपको यही सीखने की कोशिश करना है। मैंने कहा कि कोई भी एडजेक्टिव हो उसके पहले ए एंड द का प्रयोग आप तभी कर सकते हो जब उस एडजेक्टिव के बाद क्या हो? नाउन हो। अगर नाउन नहीं है इसका मतलब है ना आपको ए यूज़ करना है ना आपको द यूज़ करना है। अब आपका आंसर हो गया आई सा, ठीक है। आई सा पुअर, मैंने गरीब को देखा, ठीक है, और ही इज़ पुअरेस्ट, वह सबसे गरीब है। तो ये सेंटेंस हो सकता है, ये सेंटेंस हो सकता है, लेकिन ए एन रहेगा, द रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप ज़रा ध्यान दो। अब ज़रा मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है। आप नोट करिए, आप नोट करिए, मैं अभी आता हूँ। चलिए अब आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसका आगे का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, छोटा सा ट्रिक है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसके पहले आएगा ना तो उस सब्जेक्ट का काम करेगा, उस सब्जेक्ट का काम करेगा, इसके पहले आपको द भी लगाना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा और वही क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आ गया वर्ब, यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? वर्ब। और अगर वर्ब के बाद आएगा ना तो यहाँ पे भी द आएगा और यहाँ पे भी वो काम किसका करेगा? वो काम करेगा ऑब्जेक्ट का, और इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो भी नाउन का काम करेगा, और सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो भी नाउन का काम करेगा। और वही नाउन कौन सा होगा? तो यही नाउन आपका एडजेक्टिवल नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा दोस्तों?
यही आपका एडजेक्टिवल नाउन होगा। कैसे, जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया द पुअर, ठीक है, आर द पुअर आर वीपिंग फॉर फूड, द पुअर आर वीपिंग फॉर फूड, गरीब लोग भोजन के लिए रो रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा ये बताओ, यहाँ पे पुअर है तो पुअर के बाद आने वाला शब्द कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब है ना। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब के जो पहले आता है वो किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। तो यह क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट है। दोस्तों अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके पहले क्या हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कर पाते, नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि इस एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे नाउन होना चाहिए था। किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा तो आप आर्टिकल का यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज कभी यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है ना, तो ऑक्सिलरी वर्ब के जो पहले आता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और यही काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिवल नाउन का। अगर ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, उसको आप समझिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया द रीच, उसके बाद आ गया शुड, उसके बाद आ गया हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। अब ज़रा आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे जो शुड है, यहाँ पे जो शुड है वो क्या है, वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसके पहले आने वाला क्या होगा दोस्तों, इसके पहले आने वाला सब्जेक्ट होगा ना। और सब्जेक्ट है तो इसके पहले क्या आ गया, द का इस्तेमाल कर लिया गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के रूप में यह काम किसका करेगा, एडजेक्टिवल नाउन का। और शुड के बाद यहाँ पे जो हेल्प है वो हेल्प दोस्तों क्या है, तो ये हेल्प जो है वो वर्ब है। और अगर वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा दोस्तों तो काम किसका करेगा, ये ऑब्जेक्ट का ना। और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो भी ये क्या होगा, तो भी ये आपका होगा एडजेक्टिवल नाउन। तो यहाँ पे जो पुअर है इसके पहले भी क्या आ गया है, इसके पहले भी द आ गया ना। तो यह काम किसका करेगा, यह काम करेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के रूप में यह किसका इस्तेमाल, यह क्या होगा, तो यह आपका एडजेक्टिवल नाउन होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर याद रखेंगे तो आप से गलती होने का जो चांसेस है वो बहुत कम है। हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर आ गया और उसमें द है, वही पुअर है ना, वही रीच है ना। इसके पहले आप आर्टिकल, अगर ये एडजेक्टिव होगा तो इसके पहले आप आर्टिकल तभी यूज़ कर पाओगे जब इसके बाद नाउन होगा, जबकि नाउन नहीं है, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के पहले जो आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के रूप में काम कौन करेगा, नाउन का। और कौन सा नाउन होगा, तो फिर एडजेक्टिवल नाउन होगा। पहले जो एग्जाम्पल दिया उसमें उसने एडजेक्टिव का काम किया, इस वाले में इसने किसका काम किया, नाउन का काम किया। वही वर्ब के बाद आएगा ना, वही वर्ब के बाद आएगा तो ये काम किसका करेगा, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के रूप में काम कौन करेगा, एडजेक्टिवल नाउन होगा। तो दोस्तों ये एडजेक्टिवल नाउन का कॉन्सेप्ट है। एडजेक्टिवल नाउन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया रहता है जिसमें आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन में दिया है, उसको देखिए, सब्सक्रिप्शन में जाइए और देखिए, उसमें टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करिए। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे हुए हैं तो उसको जाके सॉल्व करिए। और मैं रेगुलर पूछता हूँ तो उस पर आके आप पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। आज की क्लास इतने पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का गुड नाइट।